हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EST क्लासेस ऑल सब्जेक्ट। आज हम सभी लोग केमिस्ट्री की लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले सबसे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे, जो हर चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। सूचक के बाद दैनिक जीवन में pH का मान एवं बेकिंग सोडा के उपयोग, धावन सोडा, ब्रेंजल चूर्ण इत्यादि इन सब कार्य के पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 रसायन विज्ञान, अम्ल क्षार एवं लवण, जो 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अम्ल क्या है? आहारनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अन्य उदाहरण जैसे HCl को क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए H निकल रहा है और Cl, तो H इसमें प्लस आयन जल में घुलने पर दे रहा है, तो कैसा है? अम्ल है। इसके बाद में हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे, HNO3, अर्थात इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल होता है। इसमें भी H हमारा निकल रहा है। इसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अम्लों के हम पढ़ते हैं सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं? तो स्वाद में खट्टे होते हैं और संक्षारक भी, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। यदि हम लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो कैसी हो जाएगी? लाल कलर की हो जाएगी। सभी अम्ल विद्युत की सुचालक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में आ रहा है। ये धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षार। क्षार क्या है? क्षार का पूरा नाम होता है क्षारक, इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं। आहारनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं, और क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जिसे उदाहरण इसका पहला है NOH, इसका रासायनिक जो नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जलीय विलयन में जब घोला जाएगा तो Na+ देगा और OH- देगा। तो मैं इससे नहीं मतलब, इस वाले से मतलब है। अगर OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ऐसे इसके दूसरा उदाहरण जो है KOH, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी देखिए OH- मिल रहा हमें आयन। इसके जो सामान्य गुण हैं उसे हम देखते हैं। तो क्षारकों के सामान्य गुण जो है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं और संक्षारक भी है, अर्थात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे शरीर पर पड़ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है, ये साबुन की तरह चिकने भी होते हैं। जैसे साबुन हमारे साथ व्यवहार करता है, चिकना रहता है, उसी प्रकार से ये भी व्यवहार करते हुए चिकने रहते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जब लाल लिटमस के ऊपर क्षार की 2-4 बूंदे डालेंगे तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, आप देखते हैं लवण। लवण, तो हमें तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे कि लवण है क्या। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे हम HCl क्या है? एक यहाँ पर हम देखे हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए HCl क्या है? एक अम्ल है। और हम बात करते हैं NaOH यहाँ पर जो है ये NaOH, ये क्या है? क्षार है। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये NaCl + H2O, जिसके पीछे Cl लगा होता है, क्या है? लवण है, अर्थात नमक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। और H2O जल। तो जब किसी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नमक तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी तुम्हारी दूसरी अभिक्रिया है HCl + NO4OH। तो इसकी जब अभिक्रिया होगी एक अम्ल और क्षार की, तो कैसे? NaH4Cl, अर्थात सोडियम क्लोराइड जैसा कुछ मिलेगा। ठीक, तो आइए हम अम्ल क्षार एवं लवण की पहचान करें। तो आइए हम जानते हैं कैसे अम्ल क्षार लवण की पहचान करें। अम्ल की जो पहचान है, इनमें जब जलीय विलयन में घुलाता है, अर्थात व्याख्या के लिए तो H+ मिलेगा। देखिए HCl में भी मिला, NO3 में भी मिला, H2SO4 में भी H+ मिला। तो क्या है? अम्ल, अर्थात जिसमें H+ आयन मिल जाए वो क्या होगा? अम्ल। क्षार में देखिए आप लोग, इसमें OH मिलेंगे। व्याख्या करने पर क्या मिलेगा? OH। देखिए तीनों में मिल रहे हैं OH, तो जिसमें OH होगा लास्ट में वो क्या होगा हमारा क्षार। और जिसके पीछे Cl होगा, Cl, इसमें भी Cl, तो Cl क्या होगा? ये होगा सोडियम क्लोराइड। इसके बाद हम बात करते हैं सूचक की। सूचक क्या है? अम्ल क्षार सूचक रंजकों के ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अर्थात सूचक कहलाते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो अम्ल एवं
क्षारक की सूचना देता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। सूचक कई प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे सूचक का प्रकार है प्राकृतिक सूचक। पहला कौन सा? प्राकृतिक सूचक। वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी, गुड़हल के फूल, वेनिला। जो हल्दी होती है ये अम्लीय विलयन में तो इसका वैसे रंग रहता है, लेकिन जब क्षार से क्रिया करती है हल्दी तो कैसी हो जाती है? भूरी। जैसे जब हमारे कभी वाइट कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं तो उन्हें जब हम साबुन से रगड़ कर धोते हैं तो जानते हो क्या होता है? उसके ऊपर जो लाल भूरे दाग पड़ जाते हैं, दाग, वो क्या होते हैं? वो क्षार की वजह से ही होते हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं सांश्लेषिक सूचक। तो वह सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं अर्थात फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सांश्लेषिक सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज विलयन नारंगी रंग का होता है। पहले कैसे रहता है? नारंगी रंग का, लेकिन जब इसके साथ अम्ल की क्रिया कराई जाती है अर्थात इस पर अम्ल मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। और जब क्षार के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है अर्थात इसके ऊपर क्षार डाला तो पीला हो जाता है। तो कैसा सूचक हमारा? सांश्लेषिक सूचक है। इसके बाद हम बात करते हैं गंधीय सूचक। अब भाई गंधीय सूचक क्या है? तो जैसे प्याज के छोटे छोटे जो कटे टुकड़े होते हैं, वेनिला की विशेष खुशबू होती है, तो सब क्या होते हैं? एक विशेष गंध वाले होते हैं पदार्थ। जब हम किसी अम्ल के साथ इन लोगों की क्रिया कराते हैं तो इनका स्वाद वैसे ही रहता है, जाता नहीं है, चाहे उसको जितनी बार मतलब कुछ भी कर लो वो जाएगा नहीं। अगर लेकिन इसके साथ हम क्या किससे करा दें? क्षार से। किससे करा दें? क्षार से। तो इनकी जो विशेष खुशबू है या इनकी प्याज की विशेष गंध है दोनों चली जाती हैं। तो एक ऐसे हमारे सूचक है गंधीय सूचक। इसके बाद हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच पैमाना। सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ एसपीएल सारेंसन ने H+ आयन की संतुलता को प्रदर्शित करने के लिए एक नया संकेत पीएच का प्रयोग किया। उसी को हम आज पढ़ रहे हैं पीएच स्केल के रूप में। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान का 0 से 14 तक विस्तार होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह किसी पदार्थ का पीएच बराबर 7। पीएच बराबर कितना? 7। तो कैसा विलयन होगा? वो हमारा विलयन जो होगा उदासीन होगा। यदि 25 सेल्सियस पर किसी पदार्थ का पीएच मान कैसा है? 7 से अधिक है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अर्थात जो इधर बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अगर पीएच अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा? वो पदार्थ क्षारीय हो जाएगा। जैसे तीनों यहाँ पर देखिए एकदम, अगर पीएच बराबर 7 तो उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है पीएच तो क्या होगा? क्षारीय। इधर जो है इधर क्षार है और इधर क्या है? इधर अम्लीय है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पेज से। इसके बाद हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। क्या है? महत्व। तो पीएच मान का महत्व क्या है? इसका महत्व होता है हमारे शरीर का जो पीएच हो 7.0 से 7.8 बीच परास के बीच में ये कार्य करता है। अगर इससे हमारे शरीर का पीएच मान अधिक हो जाता है, कम हो जाता है तो जीवन संभव नहीं है। हमारे जो रक्त, आंसू, लार होते हैं इनका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। और हमारा जो दूसरा नंबर पर है पाचन तंत्र में हमारे आमाशय से जठर रस स्रावित होता है जिसमें एंजाइम, पेप्सिन तथा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो अम्ल हमारे जीवन में बहुत लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। दंत क्षय। तीसरा नंबर पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच मान का दंत क्षय। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगता है, दांतों का क्षरण होने लगता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? क्षारकीय दंत मंजन यूज करते हैं जिससे हमारे दांत स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद चौथा हमारा जो टॉपिक है विशेष पौधों से रक्षा। नेटल एक ऐसा पौधा है, नेटल के पत्तों पर डंकनुमा बाल होते हैं जो छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं क्योंकि उन पत्तों में मैथोनाइक अम्ल होती है। एक शाकीय पौधा है, इससे क्या है? मैथोनाइक अम्ल हमारे शरीर में चली जाती है, हमारे शरीर में डंक जैसा दर्द होता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जानवरों से प्राप्त होते हैं, किसी तरह से प्राप्त होते हैं जो हमें प्रकृति में विद्यमान हैं। तो पहले है जो हमारा संतरा नींबू। संतरा नींबू में कौन सी अम्ल है? सिट्रिक अम्ल है। और सेब, दूसरे नंबर पर सेब है, तो सेब में कौन सी अम्ल है? मौलिक अम्ल। सिरका, सिरका में है एसिटिक अम्ल होती है। इमली, इमली में होती है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में होती है टार्ट्रिक अम्ल। और टमाटर में कौन सी अम्ल होती है? ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध अर्थात दही में कौन सी अम्ल होती है? लैक्टिक अम्ल। और चींटी के डंक में मेथोनाइक अम्ल, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल भी होता है। नेटल
कि जो पत्तियों में डंक होते हैं उसमें कौन सी अम्ल होती है? फार्मिक अम्ल अथवा मेथनोइक अम्ल। ये तो हुए कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल के प्रकार। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है और इसके बारे में जो कुछ है, इसके उपयोग क्या है, इसके गुण क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बेकिंग सोडा अर्थात जो खाने का सोडा हम प्रयोग करते हैं वही है क्या? बेकिंग सोडा। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार परीक्षा में आ रहा है। इसका जो सूत्र होता है NaSCO3, इसे हम क्या बोल सकते हैं? NaHCO3। क्या बोल सकते हैं? NaHCO3। इससे हमें सूत्र आसानी से याद रहेगा NaSCO3। ठीक, तो इसकी जो बनाने की विधि हम उससे पहले देखते हैं। जब सांद्र NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक के ठंडे जलीय विलयन में, कैसा विलयन में? ठंडे जलीय विलयन में NaH3 अर्थात अमोनिया तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं तो क्या मिलता है हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा में प्राप्त हो जाता है। जैसे इसकी अपक्रिया जो होगी NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 अर्थात अमोनिया में जब H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? NaCO3 अर्थात बेकिंग सोडा प्राप्त होगा और NH4Cl अर्थात एक प्रकार का लवण भी प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग की। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या हैं? तो पहला जो इसका उपयोग है, क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पेट की अम्लता को दूर करता है। पहला इसका क्या उपयोग है कि ये पेट की अम्लता को दूर करता है। जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा है शीतल पेय अर्थात सोडा वाटर बनाने में, इसका प्रयोग हम ठंडे पानी के लिए प्रयोग में भी कर सकते हैं। तीसरा इसका जो है अग्निशमन यंत्रों के लिए अर्थात आग बुझाने वाले यंत्रों को बनाने में। और चौथा जो इसका है उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में अर्थात जिससे हम रसगुल्ला बनाते हैं। यार रसगुल्ला का सुनकर तो मुंह में पानी आ जाता है। रसगुल्ला, ठीक, जिससे हम रसगुल्ला बनाते हैं वही है बेकिंग पाउडर। और पांचों जो हमारा है दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए सोडा प्रयोग करते हैं। अगर हम दूध में थोड़ा सा सोडा मिला दें, क्या मिला दें? सोडा, तो मम्मी को हमारे परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार दूध गर्म नहीं करना पड़ेगा। दूध आराम से लगभग 4 से 5 घंटे आसानी से गर्मी में भी चल जाएगा अगर सोडा मिला दें। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजक चूड़ की। व्यंजक चूड़ भी भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आ रहा है। तो व्यंजक चूड़ है क्या? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो व्यंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 अर्थात C से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसकी जो बनाने की विधि इसको हम पढ़ते हैं। जब जलीय सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl में अब विद्युत अपघटन कराता है अर्थात विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या निकलती है? Cl2 गैस उत्पन्न होती है। और Cl2 गैस पर क्या करते हैं? बुझा चूना। बुझे चूना का सूत्र होता है CaOH का होल थ्वाइस। जब मतलब Cl2 पर बुझा चूना प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी इसी का नाम है जिसे हम व्यंजक चूड़ कहते हैं। तो इसकी जो अपक्रिया होगी वो CaOH का होल थ्वाइस अर्थात बुझा चूना प्लस Cl2 अर्थात क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस। तो इससे जो हमारी अपक्रिया होगी वो CaOL CO2 प्लस H2O अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा अर्थात हमारा व्यंजक चूड़ बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजक चूड़ के उपयोग क्या क्या हैं। तो व्यंजक चूड़ का जो पहला उपयोग है जल को शुद्ध करने में अर्थात जो स्विमिंग पूल इत्यादि होते हैं उनमें हम डालकर व्यंजक चूड़ उनके जल को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा हमारा उपयोग है कागज़ तथा कपड़ा उद्योग में। तो व्यंजक चूड़ का उपयोग ज़्यादातर कागज़ एवं कपड़ा उद्योगों में भी होता है। और तीसरा जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ऊन को सिकोड़ने से बचाने में। और जो चौथा जो हमारे पर्यावरण को बचाता है वो क्या है? वायुमंडल से विषैली गैस को हटाने में। अगर हम व्यंजक चूड़ का उपयोग करते हैं तो विषैली गैस वायुमंडल में जो रहती हैं वो हट जाएंगे। और जो हमारा पाँचवा उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में अर्थात इसका ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग होता है। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है कास्टिक सोडा अर्थात धावन सोडा अर्थात कपड़े धोने वाले सोडे। इन कैसे बनते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है, इनका सूत्र क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू, इसको 10 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटू 10H2O। तो इसकी जो बनाने की विधि है जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 अर्थात NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को गर्म कर
क्या करते हैं, गर्म करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। इसमें जल के अणु नहीं होते, अर्थात जो उसमें बेकिंग सोडा के साथ जो क्रिस्टल के अणु होते हैं जल के, वो इसमें नहीं रह जाते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा इस प्रकार से कुछ अपक्रिया होगी, Na2CO3 + 10H2O। अपक्रिया हो जाएगी Na2CO3 × 10H2O, अर्थात क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोग की। धावन सोडा के उपयोग क्या होते हैं। तो धावन सोडा का पहला जो उपयोग है, इसका जो पहला उपयोग है कांच व साबुन बनाने में। पहला क्या उपयोग है धावन सोडा का, कांच और साबुन बनाने में। दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और तीसरा जो इसका उपयोग है, घरों की सफाई के लिए। और जो चौथा इसका उपयोग है, कागज़ तथा कपड़ा उद्योग में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका सूत्र ज़्यादातर पूछा आता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसका जो सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। इसका सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भैया याद कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बनाने की विधि जो है, जिप्सम अर्थात CaSO4 × 2H2O को 100 सेल्सियस, कैसे, कितने तापमान पर, 100 सेल्सियस पर, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अर्थात इसको केल्विन में कैसे बनाते हैं, 373 केल्विन तक गर्म करने पर क्रिस्टल के जल के कुछ अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। अर्थात जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन के जल के कुछ अणु त्याग कर हमें क्या प्रदान करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के भाई उपयोग क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। इसका उपयोग जो है, पहला जो उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका प्रयोग मूर्तियों के सांचे तथा मॉडल बनाने में। क्या क्या प्रयोग इसके, मॉडल तथा इसके सांचे बनाने में, और खिलौने भी बनाए जाते हैं इसके। और जो दूसरा प्रयोग है प्लास्टर चढ़ाने में, जब हमारे हाथ पैर या कुछ भी टूट जाते हैं, जो डॉक्टर लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं पट्टी के ऊपर, वो यही लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज पट्टी के ऊपर लगा देते हैं, जिससे टाइट रहती है। और जो इसका तीसरा उपयोग है दांतों के प्लास्टर में। इसके बाद जो चौथा उपयोग है मकानों में दीवारों की छतों पर को चिकना करने में, अर्थात जो हम पुट्टी कराते हैं वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो आज का हमारा ये लेसन एकदम पूर्ण तरीके से कंप्लीट तरीके से एकदम समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।